Okay, so we are starting a new topic which is chemistry of elements. आवाज आ रही है तुम लोगों को? हम्म, ठीक। So today we are going to start another topic which is chemistry of elements. ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, इनऑर्गेनिक से ही है। इसमें हमें पढ़ना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद एस ब्लॉक पढ़ना है एंड देन पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा ऑब्वियसली पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं है, बट जस्ट एस और पी ब्लॉक और साथ में हाइड्रोजन है। डी ब्लॉक हम लोग, डी और एफ ब्लॉक हम लोग सेकेंड और थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। सो काफ़ी बड़ा टॉपिक ये चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दे रखी हैं। लाइक हाइड्रोजन में हम लोगों को उसकी यूनिक पोजीशन के बारे में पढ़ना है, उसके आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है, और और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन साथ में हैवी वाटर भी पढ़ना है। तो ये कुछ 5 चीज़ें ही दे रखी हैं, बट ऑब्वियसली ये 5 चीज़ें कंप्लीट नहीं करती, क्योंकि उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड पढ़ने से पहले लेबोरेटरी मेथड भी पढ़ना पड़ेगा। आइसोटोप्स के बारे में उनकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, टाइम लग जाएगा इसे कंप्लीट करने में, बट आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके। तो ऑब्वियसली ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, और इसमें तुम देख सकते हो कि हाइड्रोजन हमें कहीं दिख नहीं रहा है। हाइड्रोजन बेसिकली एक नॉन मेटल है, गैस होती है, H2 गैस होती है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ रखी जाती है? हाइड्रोजन गैस को जनरली बीच में रखा जाता है। फिर हीलियम यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अजीब से है तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है विच इज़ इनकरेक्ट। इसको इसकी पोजीशन पता नहीं है हमें कि कहाँ रखनी चाहिए, तो ये कहीं पर भी फिट नहीं बैठता, तो इसको यहाँ नहीं रखेंगे हम लोग, बीच में। मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसे बीच में रखा जाता है। ठीक है, और कई बार तुम देखोगे कि यहाँ पे भी रखा जाता है। सो दैट्स अ डिफरेंट केस, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। और बाकी ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। 1A, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं, दे ऑल आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है, एंड तुम्हारे सिलेबस में नोबल गैसेस भी हैं, उनका अलग चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट कोई एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन है। ठीक है, एंड अगर सरफेस पे बात करें, हमें अर्थ में बात करें, सो इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस। अब ये जो हाइड्रोजन है, H2, हाइड्रोजन जो गैस है, ये मोस्ट अबंडेंट है मतलब सारे यूनिवर्स में। लेकिन जो हमारे ग्लोब है, हमारी अर्थ है, उस पे हाइड्रोजन गैस उतनी नहीं है, बहुत ही कम है। हाइड्रोजन एक्चुअली रिएक्टिव होती है, और ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर जाती है। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में? हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की बात नहीं की जा रही है। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो अर्थ पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, बिकॉज हमारे भी अर्थ पे पानी कुछ ज़्यादा ही है। और सिर्फ हाइड्रोजन वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हाइड्रोजन होता है। तो हमारी बॉडी जो बनी हुई है उसमें भी बहुत सारे हाइड्रोजन्स हैं, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, सब में हाइड्रोजन भर भर के होता है। तो हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। और फ्यूचर में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है हमारा एनर्जी के लिए। फॉर एग्जांपल, जब सारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे तब तो हमें हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा, या कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा। तो उसमें से जो मेजरली जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारा वो बना हुआ है कि वी विश कि हाइड्रोजन हम लोग यूज़ कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएगा वो वाटर बनाएगा। और वाटर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि अगर उसका जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर बन रहा है, तो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। वाटर तो हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा ही रहता है। तो वाटर जो कि पानी की प्रॉब्लम भी हो सकती है इन फ्यूचर, वो भी हमारी सॉल्व कर सकता है हाइड्रोजन। सो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को एक सही सलामत तरीके से हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ फॉर एनर्जी सोर्सेस। अब नेक्स्ट वी कम टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है।
कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि समटाइम्स इट रिफ्लेक्ट्स और इट मैचेस टू द प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक के जो फर्स्ट पीरियड है एल्कली मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है, और फिर वो हेलोजन की प्रॉपर्टीज को भी सिमिलरली शो करता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से मैच होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज 17th ग्रुप से मैच होती हैं। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। तो हाइड्रोजन को कुछ जगह पे बीच में रख दिया जाता है, कुछ जगह कुछ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप पे रख दिया जाता है, कुछ पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप पे रख दिया जाता है। अब ऐसा क्या है हाइड्रोजन के केस में जो उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है एल्किल मेटल से या हेलोजन से, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहली चीज, जो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है। तो इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी यही होती है। मतलब जो भी इसके आगे नेबुल गैसेस वो लगा दो। तो 1s1 है, तो मतलब क्या करेगा ये, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके H पॉजिटिव बना देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव जैसे बनेगा और वो हो जाएगा स्टेबल। तो जैसे ये सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है s ऑर्बिटल में, 2s में, 3s में, 4s, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी जितने भी मेटल हैं ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और दे फॉर्म्स M पॉजिटिव। सिंपल। तो इस तरीके से ये किसको रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप को रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। एस ब्लॉक का एलिमेंट तभी होगा जब वो एस उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एस ऑर्बिटल में जाए। पी ब्लॉक में भी यही होता है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जा रहा था, एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा था, डी ब्लॉक का। तो यहाँ पे बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो ये 100% एस ऑर्बिटल का ही होना चाहिए। लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग मेजर करते हैं तो हमें दिखता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर हेलोजन को रिजेंबल कर रही है। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल को वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एस ऑर्बिटल का ये होना चाहिए, और साथ में ये H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस कंपाउंड बना लेता है, आयन बना लेता है। ठीक है, लेकिन साथ में ये क्या करते हैं कि ये हेलोजन से भी रिजेंबल करता है। अब हेलोजन में क्या होता है कि जितने जैसे फ्लोरीन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और ये बना लेता है फ्लोराइड। हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये बना लेता है हाइड्राइड। अब फ्लोराइड ने क्या किया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर ली। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या हुआ कि नोबल गैस, एक सेकेंड रुकना जरा। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि जैसे फ्लोराइड क्या कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, क्योंकि इसका जो एस ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो गया, 1s2। अब 1s2 मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है, और ये किसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, हीलियम की आ गई, जो कि है 1s2। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, हेलोजन को रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि ये यूनी नेगेटिव आयन बना रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो तुम्हें याद रखने वाली है, H पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके पास क्या है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इट डजेंट हैव एनी न्यूट्रॉन। ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो H हाइड्रोजन होता है उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर इसका मास लिखना बैठेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1। एटॉमिक मास भी कितना है, 1 ही है।
डबल मत कर देना इसका। तो इसके पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचता है, सिर्फ एक प्रोटॉन। ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही न्यूट्रॉन है। तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो H पॉजिटिव को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें ढंग से लिखता है यहाँ पे। एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन एटम है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो ये एक प्रोटॉन बन गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन है और इसको नाम दिया है हमने प्रोटॉन, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन प्रोटॉन। तो इसका नाम ही प्रोटॉन हम लोगों ने कर दिया। ओके, मूविंग अहेड। अब आगे क्या है कि दूसरी चीज क्या बताया था, भूल गया। एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यूप्लेट कंप्लीट, और ये हो गई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ये क्या था, हाइड्रोजन था और इसको बोला जाता है हाइड्राइड। हाइड्राइड, जैसे ऑक्साइड होता है OX IDE, वैसे IDE इसके आगे लगाओगे तो ये H नेगेटिव है, हाइड्राइड। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये हाइड्राइड है। हाइड्राइड क्यों याद रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा प्रोटॉन बनाता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वो हाइड्राइड बनाता है जब वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम के साथ जब कंबाइन करेगा तो लिथियम, पोटेशियम, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देते हैं और उसके दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है और वो बना देता है हाइड्राइड उस केस में। अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोजन हमेशा प्रोटॉन की फॉर्म में रहेगा, H पॉजिटिव। जगह नहीं है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि जैसे एल्कली मेटल हाइड्रोजन, लाइक एल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, हेलाइड्स बनाता है। जैसे HF बना लिया तो इसमें H पॉजिटिव है, F नेगेटिव, H2O बना लिया। ठीक है, ऐसे लिथियम Li2O होता है, Na2O होता है, NaCl होता है, NaF होता है। तो इसी तरीके के कंपाउंड से बना ही रहा है। लेकिन एल्कली मेटल के अपोजिट इसकी क्या होती है, हाइड्रोजन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एस ब्लॉक के कंपाउंड्स में क्या होता है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और साथ में वो इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से देते हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ वो केस नहीं है। हाइड्रोजन की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलता। तो उस केस में ये किसको रिजेंबल कर रहा है, ये हेलोजन को रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि हेलोजन्स ही तो हेलोजन अपने पूरे पीरियड में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं। साथ में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन तो गैस है और गैस मतलब नॉन मेटल, लेकिन फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे मेटल हैं। तो अब अगर ये सारे मेटल हैं तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल मेटल के साथ क्या करेगा,
उसको तो नॉन मेटल के केस में जाना चाहिए, तो वो पी ब्लॉक में उसको हम लोग भेजने की कोशिश करते हैं। अब हेलोजन क्या करता है कि अगर तुम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखो, आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लिथियम इज 520 किलो जूल, फ्लोरीन की है 1680 किलो जूल, और हाइड्रोजन की है 1312 किलो जूल। ठीक है, तो किसको हम रिजेंबल कर रहे हैं? फ्लोरीन को ज़्यादा वो रिजेंबल कर रहा है। It forms a diatomic molecule combined with the element to form hydrides in a large number of। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या होता है, बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन उतनी आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है? ज़्यादा पॉजिटिव होती है, लेकिन हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है। वो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन उतनी आराम से इलेक्ट्रॉन कभी लेता नहीं है। सो हमारे पास दोनों ही पार्ट्स में एस ब्लॉक का रिजेंबल हो गया और ये पी ब्लॉक का रिजेंबल हो गया। पी ब्लॉक में स्पेसिफिकली हम किससे रिजेंबल कर रहे हैं? हेलोजन से। तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने बोले? पहली चीज़ कि एस ब्लॉक से क्यों कर रहा है? क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए कर रहा है। और क्या है कि केमिकल रिएक्शन सेम है। जैसे हाइड्राइड्स वगैरह ये सब इसी के तरीके से बनाते हैं। और क्या करेगा? ये लूज करता है, लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव, जो कि सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये सारे काम करते हैं। पी ब्लॉक से वो क्यों करता है? क्योंकि पहली चीज़ ये नॉन मेटल है। ये सारे क्या है? एस ब्लॉक वाले सारे मेटल है, लेकिन पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल है। तो एस ब्लॉक वो हाइड्रोजन में नॉन मेटल है, तो ये इधर ही आना चाहिए। साथ में ये क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्राइड्स। और हेलोजन क्या बनाता है? हेलाइड्स बनाते हैं। दोनों के ऊपर क्या होता है? एक एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो सिमिलर हुआ। फिर थर्ड क्या है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी हाई है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर क्या है? लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? हाइड्रोजन की लो होती है, वो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। तो ये सिमिलर ही कुछ चार सिमिलैरिटी इधर हो गई, चार सिमिलैरिटी इधर हो गई। सो अब उसको रखना कहाँ चाहिए? उसको बीच में रख देता है। ना ही वो एस ब्लॉक में जाता है, ना ही वो पी ब्लॉक में जाता है, तो उसकी एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, उसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर H2। तो हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करता है? एज अ हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये नॉन पोलर होता है, पोलैरिटी 0 है, क्योंकि दोनों में से कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो डाइहाइड्रोजन क्या है? जैसे पहले ही बताया कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। ठीक है, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो 70% जितना भी यूनिवर्स में मैटर है वो हाइड्रोजन से बना है। जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं लाइक जुपिटर, सैटर्न, इनमें क्या है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ क्या है? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, सबसे ज़्यादा लाइट होती है। तो जनरली तुम लोगों ने देखा होगा। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ। जो बलून्स होते हैं उसमें क्या करते हैं? उसमें हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम गैस क्या होती है? एयर से लाइट होती है, तो ये जो बलून्स है वो ऊपर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि बहुत बार जो बलून्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं? उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। अब फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। एक्चुअली होता क्या है कि हीलियम गैस थोड़ी महंगी आती है, हाइड्रोजन गैस सस्ती आती है, तो बलून वाले हाइड्रोजन गैस भर देते हैं बलून्स में। उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब उसमें आग लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कंबस्टिबल होती है, वो आग बहुत आराम से पकड़ लेती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा बर्थडे है और तुमने बहुत सारे बलून्स रख दिए हैं हाइड्रोजन गैस वाले लाके, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि उसने कौन सी गैस यूज़ करी है, तो तुमने हाइड्रोजन गैस के बलून्स
घर में सारे लगा दिए। और कोई केक काट रहा है, एकदम से अगर आ, वो मोमबत्ती जलाते हैं जो बुझाते हैं, उस टाइम पे अगर कुछ हुआ तो सारे बलून्स एक साथ फूटते हैं और इतनी ज़्यादा आग लग जाती है एक पॉइंट पे। मतलब वो बुझ जाती है बहुत आराम से क्योंकि बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होती है, लेकिन उस पॉइंट पे आग लग जाती है, किसी के बाल ज़रूर जल सकते हैं या थोड़ा बहुत बर्न्स आ सकते हैं। तो ऐसा बहुत जगह पे देखा गया है, बहुत सारे वेंडर्स ऐसा करते हैं विच इज़ नॉट गुड, कि वो हाइड्रोजन गैस बलून्स में भर के दे देते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहाँ पे वो आग पकड़ लेते हैं बलून्स, तो इट इज़ नॉट गुड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो वेंडर है वो हाइड्रोजन गैस बेच रहा है या हीलियम गैस बेच रहा है? वो हमें पता चलता है हीलियम गैस से। हीलियम गैस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम हीलियम गैस को इनहेल करोगे, मतलब बलून लिया, उसको, उसकी जो गैस है वो तुमने अपने इनहेल कर ली, और जब भी तुम कुछ बोलोगे ना तो तुम्हारी आवाज़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो तुम नॉर्मली जैसे बोलते हो वैसे नहीं बोल सकते। सो दिस इज़ अ वे टू फाइंड आउट कि जो बलून है उसमें हीलियम गैस है या हाइड्रोजन गैस है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, बलून लेना, उसके उसमें जो गैस है, हाइड्रोजन गैस लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हीलियम गैस अगर तुम्हारे बलून में है तो तुम उसको इनहेल करना, अंदर तक लेके जाना, और उसके बाद फिर तुम कुछ बोलने की कोशिश करना, तो तुम्हें दिखाई देगा बहुत फनी आवाज़ निकलती है। वो हर किसी के साथ होता है। सो दिस इज़ द वे जिससे हम लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है, और इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत आराम से हो सकते हैं। हो सकता है सिलेंडर फट जाए तो बहुत बुरा केस हो जाएगा। एनीवेज, हम लोग क्या थे यहाँ पे बात कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर में जनरली हमें हाइड्रोजन मिलता नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिबल होता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस होती तो वो अब तक जल चुकी होती, जल के वो वाटर बन चुका होता या कुछ और बन चुका होता। सो हाइड्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है। हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ही मिलता है, या इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ही हमें दिखते हैं। कभी भी हाइड्रोजन ऐसे नॉर्मल गैस नहीं मिलती है। नॉर्मल गैस जो होगी वो हमेशा सिलेंडर्स में ही तुम्हें देखने को मिलेगी। लेकिन यूनिवर्स में बहुत जगह पे, बहुत हर जगह पे ऑलमोस्ट हाइड्रोजन गैस होती है। वहाँ पे जलने के चांसेस कम है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन गैस तो होती नहीं है, तो इसलिए वो इतनी आराम से जलेगा नहीं। सो हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर, उसका नेचर जो होता है वो बहुत लाइट होता है, बहुत ही लाइट गैस होती है, हीलियम से भी लाइट गैस होती है। तो अगर तुम्हारे पास बलून हीलियम का या हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन वाला जो बलून है वो ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा। इन द इट इज़ मच लेस अबंडेंट। तो अर्थ क्रस्ट में या अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में हमें हाइड्रोजन गैस बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, लाइक वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सो ऑन। It is, of course, in the combined form, it constitutes 15.4% of Earth crust. तो Earth crust में 15.4% में हाइड्रोजन तुम्हें मिल जाएगा। एंड द ओशंस, ओशन में तुम्हें पता है वाटर है। पानी को छोड़ के इसमें प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में मिलेंगे, लाइक डीएनए है हमारा, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, शुगर होगी, उन सब में हाइड्रोजन अटैच होता है, लाइक OH वगैरह है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग खाएंगे, प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, फैट्स जो हम लोग खाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ हाइड्रोजन इन इट। ओके, नेवर माइंड। तो ये हो गया अकरेंस कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, विच मीन्स प्रोटॉन। एक होता है ड्यूटेरियम, जैसे डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ट्रिटियम विच इज रिप्रेजेंटेड एज टी। तो 3 आइसोमर है, एक H1, एक H2 और एक H3। H1 को हम लोग प्रोटियम बोलेंगे, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और यह है ट्रिटियम। इनमें डिफरेंस क्या है कि प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन है प्लस 0 न्यूट्रॉन। इसमें क्या है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। इसमें क्या है, एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन आते जाएंगे उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तो यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इनमें से स्टेबल कौन सा है।
तो अगर मैं 4-3 न्यूट्रॉन डाल दूँ तो वो स्टेबल हो जाएगा? नहीं होगा। ये जो ट्रिटियम होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और ड्यूटेरियम भी बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। जो मोस्ट अबंडेंट है वो प्रोटियम है। वन एच 1H ही मैक्सिमम अमाउंट में हमें मिलता है। बाकी जो आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम वो हमें नहीं मिलते। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बोलूँ, आइसोटोप्स तो मैंने बताया नहीं क्या होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक कंपाउंड के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं जहाँ पे उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास में मेजरली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी के हिसाब से हम एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। और एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या मास नंबर लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को ऐड कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। इसलिए इसका मास नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर तो सबका 1 ही है। मास नंबर इसका 1 हो गया, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है। ठीक, मूविंग अहेड। तो अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन की बात करें तो 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ Hd। तो हाइड्रोजन ऐसे होती है और उसमें से अगर एक ड्यूटेरियम लगा दो तो वो Hd बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब Hd इज जस्ट हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन और उसमें भी दोनों नहीं है, Dd नहीं है ये। ठीक है, हैवी हाइड्रोजन हो गई ये हैवी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करती है। मोस्टली क्या एग्जिस्ट करता है? सिर्फ Hd एग्जिस्ट करता है, Dd कभी एग्जिस्ट करता नहीं है। और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? 0.0156%। मतलब तुमने लिए 1 2 3 4 10,000 अगर तुम टोटल हाइड्रोजन लोगे तो उसमें से 156 Hd होंगे और बाकी जितने भी जो बचेंगे वो उतने H2 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब कम कॉन्सेंट्रेशन का लेना देना क्या है? कम कॉन्सेंट्रेशन से हम ये बता सकते हैं कि वो ऑब्वियसली कम स्टेबल है। ट्रिटियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है? बिल्कुल भी स्टेबल होता नहीं है और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा और कम होती है, जैसे 1 एटम पर 10⁻18 एटम्स। तो अगर तुम्हारे पास 10⁻18 एटम होंगे हाइड्रोजन के, उसमें से सिर्फ एक निकलेगा, कौन सा? Hd। तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा है बहुत ही कम है। ऑफ दीज आइसोटोप्स ओनली ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। इनमें से सिर्फ एक ट्रिटियम होता है जो रेडियो एक्टिव होता है और ये लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स रिलीज करता है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 12.33 ईयर्स है। मतलब एक मॉलिक्यूल जो तुम्हें मिला है वो 12 साल बाद खत्म हो जाएगा। मतलब 12 साल में खत्म नहीं होगा, आधा होगा, सॉरी। हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आधी हो जाती है। तो अगर एक मॉलिक्यूल था वो आधा मॉलिक्यूल बन जाएगा, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो अगर रिलेटिव अबंडेंस देखें तो ये 99.985% हाइड्रोजन होता है, 0.0156 ये है और ट्रिटियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। एटॉमिक मास की बात करें तो इसका 1.008 है, 2 और इसका ऑब्वियसली 3 होगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग देखें, पहली चीज़ जो इनमें से इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सेम होती हैं। बस ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा डिफर कर जाता है। लाइक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा धीरे होगा। अगर वो बॉन्ड तोड़ रहे होंगे या बॉन्ड बना रहे होंगे तो वो धीरे बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन उनसे ज़्यादा थोड़ा सा रिएक्टिव होगा। लेकिन रिएक्टिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हमें प्रॉपरली पता चल पाए। तो ये कंसिडर करना कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन माइन्यूटली ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब 0.1 या 0.2% ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसका 13 है, इसका 18 है, इसका 20 है। तो तुम्हें पता ही है, जैसे मैंने कल बताया था कि हाइड्रोजन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ड्यूटेरियम का साइज़ बड़ा हो जाता है, ट्रिटियम का साइज़ और बड़ा हो जाता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर 3 इलेक्ट्रॉन,
साइज तो बड़ा नहीं होगा इसमें। अच्छा ठीक। तो मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब न्यूट्रॉन में जैसे तुम्हें पता होगा कि दो मास, जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो कि उसका जो मास है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे से दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 20.62 है, इसका 13 है और इसका 18 है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिमिलर ट्रेंड तुम्हें नजर आएगा। ये वैल्यूज तुम्हें याद नहीं करनी है, बस मैं जस्ट बता रहा हूँ। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक छोटे से साइज में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो उसकी डेंसिटी भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की कैसे H2 सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या DD सॉलिड से वो DD लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में इनको देख भी पाए या समझ भी पाए। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है। बस खत्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के लिए हमारे पास दो मेथड होता है, एक लेबोरेटरी मेथड और एक इंडस्ट्रियल मेथड। तो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए पहले लेबोरेटरी मेथड देते हैं। लेबोरेटरी मेथड में हम लोग ग्रैन्युलेटेड जिंक लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिससे वो क्या होता है कि जिंक H प्लस के साथ रिएक्ट करता है, हमें Zn2 प्लस मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तुम देख ही रहा होगा। सो Zn मेटल है प्लस HCl लिया, ये क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। अब काम किसका है? ग्रैन्युलेटेड जिंक का काम है। तो जिंक जो मेटल होता है वो हम लोग पूरी स्ट्रिप नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी स्ट्रिप पे क्या होगा कि रिएक्शन क्या होगा? सरफेस पे ही होगा। तो हम लोग इसकी रिएक्शन तेज करने के लिए इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, मतलब ग्रैन्यूल्स को हिंदी में क्या बोलता है? छोटे छोटे टुकड़े कंसिडर करो। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग उसे तोड़ देते हैं और रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब अंदर का जो जिंक है वो जल्दी रिएक्ट कर सकता है। अदरवाइज बाहर का जिंक ही रिएक्ट करता है, अंदर का जिंक वो रिएक्ट कर ही नहीं पाता। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है कि जिंक के साथ हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करा सकते हैं, तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। दीज आर द टू मेथड जहाँ से हम लोग लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन गैस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया दूसरा एक, मैं पहली मैं रिएक्शन में बताता हूँ। अगर तुम अल्कोहल लेते हो ROH और इसमें सोडियम डाल देते हो तो ये बन जाता है RONA प्लस H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और अगर तुम माचिस इसके पास लेके आओ, ठीक है, कुछ भी चीज़ जलती हुई चीज़ लेके आओगे, तो तुम्हें दिखाई देगा कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लग जाएगी? थोड़ी सी आग लग जाएगी, एकदम ब्लू फ्लेम होगी, दिखेगी भी नहीं कि आग लग रही है। तो ब्लू, येलो और रेड फ्लेम नहीं होती, ब्लू फ्लेम होती है, जलता है और उसी टाइम खत्म हो जाता है। तो उससे कोई हार्मफुल नहीं है, तुम हाथ में पकड़ के भी इस रिएक्शन को चेक कर सकते हो। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है नहीं निकल रही है? बस हम लोग उसमें थोड़ा सा आग लगा देते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं निकलती कि उसमें एक्सप्लोजन हो जाए, कॉन्स्टेंटली थोड़ा निकलती है। तो हमारे लिए बहुत आसान होता है इसको फाइंड आउट करना कि हाइड्रोजन निकल भी रही है या नहीं निकल रही है। अब ये जो रिएक्शन है वो यूज़ होती है अल्कोहल के फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो हमारा गिवन कंपाउंड है उसमें अल्कोहल है या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्लेम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है और जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कोहल होगा। नेक्स्ट, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब कमर्शियली जो डाईहाइड्रोजन को हम लोग को प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर होता है
इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं, और जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया, हम लोगों ने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया और वाटर लिया, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब करंट पास करके हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और इस तरीके से हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। एंड बहुत अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने का। दूसरा है कि हाई प्योरिटी 99.95% अगर तुम्हें प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो वो कैसे करेंगे, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, लेकिन वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं। वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड को निकल के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब निकल के इलेक्ट्रोड्स के साथ। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, निकल की इलेक्ट्रोड डाल दी और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो सॉलिड कार्बन मतलब ग्रेफाइट लिया है और उसको वाटर के साथ स्टीम में हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। तो कार्बन क्या करता है, H2 को रिड्यूस कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। कोल को हम लोग क्या करें, गैस में कन्वर्ट करें। सो जो कार्बन है वो सॉलिड है, कार्बन सॉलिड क्या होगा, कोल होगा। डायमंड तो हम लोग लेंगे नहीं, तो डायमंड को हम लोग रिएक्शन नहीं कराने चाह रहे क्योंकि डायमंड बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो कोल हम लोगों ने लिया और उसके साथ हम लोगों ने स्टीम डाल दी। ठीक है, स्टीम से क्या हुआ, वो कार्बन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो रिएक्शन है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक गैस और सिन गैस। किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलेंगे सिन गैस। और ये जो रिएक्शन है वो कोल गैसिफिकेशन है, क्योंकि जो कोयला है वो तो गायब ही हो गया, गैस बन गया। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम। अब क्या है कि अगर तुम्हें और हाइड्रोजन चाहिए तो वो और हाइड्रोजन मिल सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा के। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो उसमें से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइड्रोजन गैस इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, डाईहाइड्रोजन पहली चीज कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, टेस्टलेस भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंबस्टिबल है, तो एकदम से आग लग जाती है। इट इज़ लाइटर देन एयर, एयर से लाइट होती है, तो इसलिए बलून ऊपर राइज करते हैं। एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होती है। इट इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद दिस ड्यूटेरियम, और इसकी बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो पीछे जो ऊपर टेबल था उसी में हम लोग डिस्कस कर ही लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन में H2 प्लस X2 क्या करेगा, HX देगा, मतलब HF मिल सकता है, HCl मिल सकता है, HBr HI, ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयोडीन के साथ जो ये रिएक्शन होती है वो बहुत धीरे होती है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस HI, और HI क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो वापस वो HI डिकम्पोज होकर H2 प्लस I2 दे देता है। तो इस रिएक्शन को ज़बरदस्ती कराने के लिए हमें इसके बीच में क्या डालना पड़ता है, एक कैटलिस्ट ज़रूर डालना पड़ता है, तब जाके HI का प्रोडक्शन हम लोग हाइड्रोजन और HFI2 के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस I2 गिव्स अस HI, और ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ख़राब है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं, तब जाके ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंबशन है
ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि वाटर इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या है, -285.9 किलो जूल ऑफ एनर्जी है। इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी सारी एनर्जी को हम लोग किसी भी काम करने के लिए लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो अपोलो पे जो रॉकेट भेज मतलब अपोलो प्रोजेक्ट था, उसमें अपोलो प्रोजेक्ट था या उसका रॉकेट का नाम था याद नहीं है मुझे अच्छे से। तो वहाँ पे भेजा गया था, तो एस्ट्रोनॉट्स ने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्लैटिनम के ऊपर रिएक्शन करवा के एक बैटरी बनाई थी। ये जो बैटरी थी, इसमें वाटर निकलता था एज अ बाय प्रोडक्ट। वो वाटर वो पानी के पीने के लिए यूज़ कर लेते थे, डायरेक्टली यूज़ नहीं करते थे, उसमें आयंस मिला के पानी में यूज़ कर लेते थे, और एनर्जी इतनी सारी रिलीज होती है कि रॉकेट आराम से चलता रहता है। तो नो डाउट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करेंगे, जैसे हमें पता है कहीं पर भी वो रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कंबस्टेबल होती है, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और एकदम हीट रिलीज होती है। और उस हीट रिलीज को अगर हम लोग चैनलाइज कर लें तो उसको हम लोग बहुत अच्छा फ्यूल बना सकते हैं। अगर हाइड्रोजन फ्यूल बन गया तो हमें किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो अमोनिया देता है। ये जो अमोनिया जो देने वाला प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस इज वेरी वेल नोन प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन के साथ। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। साथ में इसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट डालना पड़ता है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत सिंपल ही रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन डालना पड़ता है, और उतना ही ज़्यादा हमें अमोनिया वहाँ से निकालना पड़ता है, सो दैट कि ली शेडले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे। तो इंडस्ट्री में यही होता है कि ये रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, जितना अमोनिया बनता जाता है उसको निकालते जाते हैं, दूसरी साइड से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पंप करते जाते हैं और रिएक्शन को होने देते हैं। जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे अमोनिया निकालते चले जाते हैं। अब मेटल के साथ रिएक्ट करके वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, जैसे सोडियम है और हाइड्रोजन है, तो ट्वाइस ऑफ NaH बनेगा। तो सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन ज़बरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो दैट H नेगेटिव बना सके। तो N पॉजिटिव H नेगेटिव ये बन जाता है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड, H नेगेटिव इज हाइड्राइड, तो इसका नाम क्या है, मेटल हाइड्राइड है। तो सारे मेटल्स के साथ वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। एल्कली मेटल में जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। बाकी सारे मेटल के साथ वो अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हो कि पैलेडियम के साथ वो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो पैलेडियम दे देता है, ट्वाइस ऑफ H प्लस दे देता है। तो पैलेडियम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सके। तो बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाइड्रोजन H प्लस में कन्वर्ट होकर स्टेबलाइज हो जाता है। हाइड्रोजन को एम कोई भी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो ये जो ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो जाता है, मेटल अलग हो जाता है और ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को एक नाम से बुलाया जाता है, विच इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। So hydrogenation reaction is basically the addition reaction of a compound of a alkene जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो CH2 है, इसमें हाइड्रोजन ऐड अगर हम लोग करेंगे निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाती है, और ये बन जाएगा CH3 ठीक है। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सो वेजिटेबल ऑयल मतलब जो भी ऐसा ऑयल है जो वेजिटेबल से निकला है या प्लांट बेस्ड ऑयल है, उसका हम लोग घी बना लेते हैं, वनस्पति घी या मार्गरेन बोला जाता है उसे इंग्लिश में। वो हम लोग बना सकते हैं कैसे, हाइड्रोजनेशन करके। ये होते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसको हम लोग सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
दूसरा एक और रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मतलब एल्कीन है। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ एक फॉर्माइल ग्रुप विच इज एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब एक जगह हाइड्रोजन ऐड होगा, ये एल्कीन है, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो एक जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक जगह पे फॉर्माइल ग्रुप विच इज सी एच ओ ग्रुप अटैच होगा, और ये बन जाएगा आर सी एच टू सी एच टू सी एच ओ। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन के लिए भी। और एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन गैस से, तो वो फर्दर रिड्यूस भी हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन का द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। फर्टिलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ पौधे उग सकें, उसे एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें और उससे हमें खाने में मिलता है। अब जितने भी हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन चाहिए होता है। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, या जो भी हम लोग वेज नॉन वेज जो भी खाते हैं उनसे मिलता है। अब इवेंचुअली सबको कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है। अब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते। वो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे ग्लूकोज वगैरह कुछ बनाना है, तो कार्बन तो बहुत आराम से मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन बहुत आराम से मिल जाती है फ्रॉम ऑक्सीजन से, लेकिन और वाटर से हाइड्रोजन भी मिल जाता है, लेकिन एक एलिमेंट विच इज नाइट्रोजन जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, कहीं से भी नहीं मिल पाता। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर की फॉर्म में मिट्टी में डालना पड़ता है। तो वो जब नाइट्रोजन अवेलेबल होता है तब वो प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो बहुत अच्छे से अच्छा अच्छी तरीके से वो खाना बना पाते हैं। नहीं तो वो प्रॉपरली ग्रो वो नहीं कर पाएंगे, या जितना भी ग्रो करें, क्योंकि मिट्टी में उतना नाइट्रोजन है नहीं। मिट्टी में ऐसे नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है ही नहीं। सिलिका है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, पानी होगा, या थोड़ा बहुत मिनरल्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी जगह पे वो कौन सी जगह है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें मेजरली अमोनिया चाहिए होता है, और नाइट्रिक एसिड भी उसी से बनता है। तो अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डाइहाइड्रोजन गैस ऑब्वियसली घी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे बना सकते हैं। उसके बाद फिर मिथेनॉल भी कॉमनली बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं कोबाल्ट के प्रेजेंस में, तो मिथेनॉल आराम से बन जाता है। तो इंडस्ट्रियली इस तरीके से मिथेनॉल बनाया जाता है। मेटल हाइड्राइड के लिए बना सकते हैं, HCl बनेगा हाइड्रोजन से। मेटलर्जी प्रोसेस में रिडक्शन के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे अभी हम लोग ने देखा पैलेडियम को वो रिड्यूस करके पैलेडियम कर दिया था। ये पैलेडियम था यहाँ पे हमारे पास, और उस मतलब ये पैलेडियम था और पैलेडियम को हाइड्रोजन ने रिड्यूस कर दिया था। तो इसी तरीके से बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में मेटल्स जो मिलते हैं उनको रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल होता है। कट वेल्डिंग वगैरह में और कटिंग वगैरह में भी यूज़ होता है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल क्या करता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि जो कोई भी चीज़ है, कोई भी मेटल है, वो आराम से मेल्ट हो सके। रॉकेट फ्यूल और स्पेस रिसर्च में यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा रखी होती है, फिर वो कंबाइन प्लेटिनम के ऊपर रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, वो वाटर पीने के काम भी आता है। डाइहाइड्रोजन इज यूज इन द फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस और बहुत ही बढ़िया फ्यूल है डाइहाइड्रोजन, क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर है, और वाटर इज़ नॉट अ पॉल्यूटेंट। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जितने भी हैं हम लोग उनको जलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो ग्रीन हाउस वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, पोल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बस पानी मिल रहा है, और पानी तो हमारे लिए पीने के लिए बढ़िया है। तो ये कोई पोल्यूशन नहीं करता है, तो ग्रीन फ्यूल है एकदम। इससे हम ये अगर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स आ जाती हैं जिससे हम लोग हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और हमें उसके फटने का या कुछ होने का कोई डर नहीं लगता, तो उस केस में हाइड्रोजन इज आवर फ्यूचर फॉर फ्यूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।